स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमें अपने जो डेवलपमेंट के जो थ्योरी हम पढ़ा रहे थे उसके कुछ स्टेप आगे हम शुरुआत करेंगे, जिसमें से आज के क्लास में हमें शुरुआत करनी है कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का। इसमें जो है नैतिकता किस प्रकार से बच्चे में डेवलप होता है इसके बारे में डिस्कशन किया गया है, और इसमें से पूरा थियरी आपसे पूरी कहानी जो इस पर लिखी गई है उस पर डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ उसी पॉइंट को डिस्कस करना है जो आपके एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में इसके स्टेप दिए गए हैं। आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नैतिक विकास के सिद्धांत में कोहलरबर्ग के द्वारा दिया गया जो स्टेप है वो कितने हैं, कितनी अवस्थाएं हैं, कितनी उप अवस्थाएं हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे एक सबसे पहले इसमें नैतिक विकास के सिद्धांत को लेकर के कोहलरबर्ग के द्वारा एक कहानी लिखी गई थी। उस कहानी में बहुत ही अच्छी बातें बताई गई और उस कहानी से ये नैतिक विकास के सिद्धांत को ले आया गया है। जिस कहानी में एक नायक है जिसका नाम है हिंज। हिंज की कहानी आप लोग थियरी में पढ़ चुके होंगे, ये रिवीजन की क्लास है, फिर भी यहाँ पे कुछ ही पॉइंट में आपको ये समझा दिया जाएगा। जैसे ध्यान से सुनिएगा, नैतिक विकास के सिद्धांत को लेकर जो कहानी है वो हिंज नामक व्यक्ति पर की गई है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है हिंज। हिंज जो है वो व्यक्ति बहुत ही परेशान है जब उसकी पत्नी जो है बीमार पड़ जाती है। हिंज की पत्नी बीमार पड़ जाती है तब उसे उसके रोग के लिए, उसके इलाज के लिए उसे दवा नहीं मिल पाती है। जो दवा है वो दवा हर जगह नहीं उपलब्ध है, कि बस किसी एक ही स्टोर पर उपलब्ध है, और उस स्टोर पे अगर एक ही स्टोर पे कोई भी दवाई उपलब्ध होगी तो वो बहुत ही क्या होगी, महंगी होगी, और ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति उस दवा को एफर्ट कर सके। तो यहाँ पे ये उसके लिए जो है कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसके पास ना पैसा नहीं था कि उस पैसे को लगा करके वो दवा खरीद सके, और वो इस भी दुविधा में था कि वो व्यक्ति जो है बहुत ही रिसर्च के बाद, बहुत मेहनत के बाद वो दवा बना पाया है वो स्टोर वाला, तो मैं उसे अगर चुरा लूँगा तो भी ये उचित नहीं होगा। यानी कि ये जो हिंज था वो बहुत ही दुविधा में पड़ गया था और दोनों तरफ की बातें सोच रहा था। अगर वो दवा नहीं देगा अपनी पत्नी को, चाहे खरीद करके या चुरा करके, तो उसकी पत्नी जो है उसकी डेथ हो जाएगी। और अगर वो उस दवा को खरीद नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, और अगर वो चुरा लेगा तो उस व्यक्ति के साथ अन्याय होगा जिस व्यक्ति ने इतनी मेहनत और रिसर्च के बाद उस दवा को बनाया है। तो इसी दुविधा को देखते हुए ये जो कोहलरबर्ग है इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इसमें इन्होंने बताया कि जो नैतिक विकास है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं और 6 उप अवस्थाएं होती हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि कोहलरबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उसकी कितनी अवस्थाएं हैं, तो ऑप्शन में आपको 3 अवस्था और 6 उप अवस्था देखने को मिलती है। जिसमें देखिएगा सबसे पहला है पूर्व रूढ़वाद या परंपरागत, यानी कि जो परंपराओं से पहले जो रूढ़ियाँ हैं, परंपराओं में जो चीज़ें चली आ रही हैं वो रूढ़िगत होती हैं, और यहाँ पे इसलिए देखा जाता है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित तो हो रही हैं, लेकिन समस्या ये है कि उसके बारे में कोई भी व्यक्ति जांच पड़ताल नहीं कर रहा है, सिर्फ उसे फॉलो करता आगे बढ़ता जा रहा है। इसी बात को लेकर के कोहलरबर्ग ने अपने सबसे पहले सिद्धांत की अवस्था में पहला स्टेप इन्होंने लिया पूर्व रूढ़िवाद या परंपरागत सिद्धांत का अवस्था, जिसे 2 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है आज्ञा व दंड की अवस्था और दूसरा है अहंकार की अवस्था। इसमें ये बताया गया कि ये जो रूढ़िवादी है यानी कि पूर्व रूढ़िवाद है, ये जो है 3 वर्ष से 7 वर्ष के बच्चे के विकास को लेकर के बताया गया है। जो बच्चा 3 वर्ष से 7 वर्ष का है उसमें नैतिकता का विकास किस प्रकार से देखने को मिलता है, तो इन्होंने बताया कि बच्चे में नैतिकता अभी नहीं आई है। कब? 3 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष के मध्य में बच्चे में कोई नैतिकता नहीं आई है। फिर भी अगर बच्चा ऐसा कोई कार्य कर रहा है जो आपको देख करके लगता हो कि बच्चे में नैतिकता हो, तो बच्चा वो कार्य क्यों करता है वो उपावस्था में इन्होंने बताया, जिसमें पहला कि आज्ञा व दंड की अवस्था। बच्चा अगर कोई ऐसी नैतिक कार्य ऐसा कोई कर रहा है जो आपको लग रहा है देख कर कि बच्चे में नैतिकता है, तो वो कार्य बच्चा बस आज्ञा बस या फिर दंड से बचाव के लिए ही उस कार्य को कर रहा है।
बच्चा कोई कार्य इसलिए कर रहा है कि उसे वो आज्ञा दी गई है, वो आज्ञा के पालन को मान कर उस कार्य को करता है, या फिर इस डर से करता है कि उसे दंडित किया जाएगा, सिर्फ इसी वजह से वो नैतिकता दिखा रहा है। और जबकि 3 वर्ष से 7 वर्ष के मध्य में बच्चे में किसी प्रकार की नैतिकता देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद 3 वर्ष से 7 वर्ष के मध्य में ही पूर्व रूढ़िवाद में दूसरा उपावस्था बताया गया, जिसे अहंकार की अवस्था कहा गया है। बच्चे में अहंकार देखने को मिलता है इस नैतिक विकास को लेकर के। ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है कि ये पहले में बच्चा जो है आज्ञा मान करके दंड के बचाव से उस कोई भी नैतिक कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पे अहंकार की अवस्था में ये होता है कि बच्चा सोचता है कि मेरे लिए कोई ऐसा कार्य करेगा तो उसके बदले में मैं ये कार्य करूँगा। ये अहंकार का भाव आता है। अगर ये बच्चा मेरे साथ ऐसा नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं करूँगा। अगर कोई छोटा बच्चा है 3 से 7 वर्ष के मध्य में, वो अपना खिलौना जो है किसी बच्चे को नहीं देगा, वो ये कहेगा तुम अपना खिलौना मुझे दो, फिर मैं अपना खिलौना तुम्हें खेलने के लिए दूंगा। तो यहाँ भी बच्चे में नैतिकता नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ भी बच्चे में नैतिकता का विकास नहीं हुआ है। वो बस इसलिए कर रहा है उस कार्य को कि बच्चा जो है उसके अंदर ये अहंकार है, इस वजह से वो इस कार्य को कर रहा है। इसमें बताया गया जैसे को तैसा मान करके आप जैसा उसके साथ व्यवहार करेंगे वो उसी व्यवहार को देख करके कार्य करेगा। बच्चे में अहंकार आ गया है। कब? 3 से 7 वर्ष के मध्य में। तो ये पहली जो अवस्थाओं की 2 उपावस्थाएं थी। इसके बाद है रूढ़िवाद या परंपरागत। रूढ़िवाद या परंपरागत में क्या देखने को मिलता है? इसकी जो 2 उपावस्थाएं देखने को मिलती है, इसमें प्रशंसा की अवस्था और दूसरा सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। इसमें ये बताया गया प्रशंसा की अवस्था में कि कोई बच्चा कोई भी कार्य इसलिए कर रहा है कि लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, सिर्फ इसी डर से वो कार्य को कर रहा है। जबकि बच्चे में नैतिकता अभी तक वो डेवलप नहीं हो पाई है। लेकिन फिर भी अगर वो बच्चा जो 7 से लेकर के 13 वर्ष के मध्य में है, फिर भी वो उस कार्य को कर रहा है, तो उसका सिर्फ यही मतलब है कि बच्चा चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें। कोई बच्चा लगातार मेहनत करके क्लास में फर्स्ट आने की कोशिश कर रहा है, तो उसका मतलब बस यही होता है कि बच्चा ये सोच रहा है कि क्लास में सारे स्टूडेंट के बीच में उसकी प्रशंसा की जाए, इस डर से वो उस कार्य को करता है। ठीक है। इसके बाद है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। तो इसमें ये बताया गया है 7 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष तक के बच्चे में भी ये भी उपावस्था देखने को मिलती है कि जब बच्चा जो है सामाजिक जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसका सम्मान करने के लिए कोई कार्य कर रहा है। बच्चे को बताया गया है कि तुम लड़के हो, इसलिए दुकान से सामान ले आना है तो तुम ही लेके आओगे, जो लड़की है वो नहीं लेकर आएगी, ऐसा बच्चे को समझाया गया है। 7 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष तक के मध्य के बच्चों को, इसलिए वो बच्चा जो है उस सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान रखने के लिए उस कार्य को कर रहा है। और अभी तक बच्चे में किसी भी प्रकार का नैतिकता का विकास नहीं हुआ है। बच्चा जो कार्य कर रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, वो बच्चा अपने मन से कोई कार्य नहीं कर रहा है। इतना समझ में आया आप लोगों को? आगे देखिएगा उत्तर रूढ़िवाद या परंपरागत। इसकी भी 2 उपावस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें देखिएगा सामाजिक समझौते की अवस्था, दूसरा सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। ये कब देखने को मिलती है? 13 वर्ष से प्लस में कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी कार्य कर रहा है जिसमें सामाजिक समझौते की अवस्था कही गई है, यानी कि समाज के द्वारा एक समझौता कर लिया गया है कि समाज के द्वारा बनाए गए जो नियम है, कानून है, उसी के आधार पर कार्य को करना है, तो सामाजिक समझौते की अवस्था होगी। और सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था ये है कि जब व्यक्ति को ये बातें बता दी जाती हैं कि लोग अगर इस कार्य को कर रहे हैं, जो चीज़ सार्वभौमिक है, सभी के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, हर समय ये चीज़ें की जा रही हैं, तो समाज में रहते हुए उस व्यक्ति को भी वो कार्य करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे नैतिकता कहाँ देखने को मिली आपको? नैतिक विकास के सिद्धांत बताए गए और इसमें यही बताया गया कि जो इसमें ये अवस्थाओं की 6 उपावस्थाएं दी गई हैं, इसमें यही बताया गया है कि ये जो है रूढ़िवादिता और परंपरागत को लेकर के ये कार्य सारे किए जा रहे हैं। ऐसा कोहलरबर्ग के द्वारा दिया गया नैतिक विकास के सिद्धांत में कहा गया है। इतना समझ में आया आप लोगों को? इसमें से आपको ये चीज़ें जो सीक्वेंस में करने के लिए दी जाती हैं या फिर मैच द फॉलोइंग में करने के लिए दिया जाता है, ये अवस्थाएं कब से कब देखने को मिलती हैं आपको? नैतिक विकास का सिद्धांत
किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, इसकी कितनी अवस्थाएं या उप अवस्थाएं हैं, यही सारे टॉपिक्स को एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त नैतिक विकास के सिद्धांत से कोई भी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलता है। इतना समझ में आया। आगे आप ये देखिएगा कि गेस्टाल्टवाद के द्वारा अधिगम का सिद्धांत दिया गया है। और इसके पहले एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग कि ये जो कोहलरबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया, इसमें इसी चीज़ को 3 वर्ग में दिखाया गया, ओबीडिएंट एंड पनिशमेंट, गुड गर्ल एंड गुड बॉय अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। इस आधार पे भी ये तीनों अवस्थाओं को बांट दिया गया है। ओबीडिएंट एंड पनिशमेंट की यानी कि बच्चा कोई कार्य कर रहा है तो लोगों के आज्ञा के लिए कर रहा है और दंड से बचाव के लिए कर रहा है। गुड गर्ल एंड गुड बॉय देखने को मिलता है आपको एग्जाम में, इंग्लिश में भी देखने को मिल जाता है, इसलिए मैंने इसे फिर से बताया आप लोगों को। गुड गर्ल एंड गुड बॉय का मतलब है कि बच्चा अपने आप को अच्छा लड़का या अच्छी लड़की दिखाने की कोशिश करता है, इसलिए उस कार्य को कर रहा है। या फिर अकॉर्डिंग टू सोसाइटी थर्ड स्टेज में देखने को मिलता है कि जो है समाज, सोसाइटी, इसके अनुसार वो कार्य को कर रहा है। तो ये नैतिक विकास के सिद्धांत में ये 3 चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं अरेंज करने के लिए। ठीक है, आगे देखिएगा गेस्टाल्ट का अधिगम का सिद्धांत, यानी कि जो अधिगम हो रहा है किसी भी चीज़ को देख करके, समझ करके लोगों के व्यवहार में हो रहे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, अधिगम कहलाते हैं। यानी कोई चीज़ें आप देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसे अपने आप में एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं और इसका पालन करके आप अपने व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं। इसका मतलब है कि आप उस चीज़ को सीख चुके हैं, अधिगम उसका कर चुके हैं। तो उसी अधिगम को लेकर के गेस्टाल्टवादियों ने सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत में आपसे ये क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि गेस्टाल्टवादी कौन कौन से हैं, गेस्टाल्टवादियों के नाम पूछा जाता है, या फिर फादर ऑफ गेस्टाल्ट यानी कि गेस्टाल्टवाद के पिता किसे कहा जाता है। तो देखिएगा गेस्टाल्टवादी 4 थे मुख्य रूप से, मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कोफका और लेविन, ये 4 मनोवैज्ञानिक हैं। और इसमें से मैक्स वर्दीमर जो हैं ये फादर ऑफ गेस्टाल्ट के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देखिएगा गेस्टाल्टवादियों ने अपना प्रयोग जो है सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया। आपसे पूछा जाता है गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिया गया सिद्धांत किसके ऊपर प्रयोग के आधार पर दिया गया, तो आप ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे चिंपैंजी के ऊपर। और अगर नाम पूछा जाता है कुछ चिंपैंजी का नाम क्या था, तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे, चिंपैंजी जो है उसका नाम था सुल्तान, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर यह प्रयोग किया गया। इसमें यह दिखाया गया था, इस प्रयोग में इन्होंने किया था कि जैसे एक बड़ा सा बॉक्स है, उसमें केला रखा हुआ है, तो उस केले को छत में ऊपर लटका दिया गया है, या फिर कहीं कहीं आप इसमें देखे होंगे कि फिगर के माध्यम से वो जो बॉक्स है पूरा बंद है, उसके बाहर रखा हुआ है केला, तो इस प्रकार से वहाँ डंडी भी रखी हुई, किस प्रकार से उस केले को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है, व्यवहार में धीरे प्रयत्न करके कि उस केले को प्राप्त करता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत में सुल्तान नामक चिंपैंजी पे ये प्रयोग किया गया था। यहाँ आपसे एग्जाम में कहानी नहीं पूछी जाती है, सिर्फ और सिर्फ आपसे गेस्टाल्टवादियों के नाम पूछा जाता है। गेस्टाल्टवादी जो हैं उनके पिता कौन है, मैक्स वर्दीमर हैं। गेस्टाल्टवादियों ने अपना प्रयोग किस पर किया था, किस जानवर पर किया था, चिंपैंजी पर किया था। चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान। इतना समझ में आया। ये 2 सिद्धांत आपको बता दिए गए, कोहलरबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत और गेस्टाल्टवादियों का अधिगम सिद्धांत। इसमें जब चिंपैंजी पर प्रयोग किया गया था तो इसमें ये बताया गया था कि किस प्रकार से वो स्टेप वाइज स्टेप कोई भी चीज़ सीख रहा है अपने व्यवहार में परिवर्तन करके। ठीक है, अब आगे आप एक और सिद्धांत देखिएगा, ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। लेओ वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो उनका नाम है लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, इसमें अब आप ये देखिएगा कि जो लेव वाइगोत्स्की है उनका कहना है कि बच्चे का जो विकास है वो समाज व संस्कृति के बीच की अंतःक्रिया के द्वारा होता है। किसी भी बच्चे का जब विकास होता है उस विकास के स्थान पे यानी कि जहाँ पे वो बच्चा रह रहा है वहाँ के जो समाज है, वहाँ की जो संस्कृतियाँ हैं, उसके बीच में उसके बीच की अंतःक्रिया के द्वारा ही उस बच्चे का जो है विकास होता है। ठीक है, आगे देखिएगा जो लोग लेव वाइगोत्स्की हैं इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में 3 मुख्य बिंदुओं की बात की है। एक है ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग। आपसे पूछा जाता है कि
ZPD क्या होता है, ZPD किसके द्वारा दिया गया, MKO क्या है, ये किसके द्वारा दिया गया, स्कैफ फोल्डिंग क्या है, इसकी बात किसके द्वारा की गई है। तो ये बातें जो है लेव वाइगोत्स्की के द्वारा कही गई है। आपके टेट सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा विकास जब आप पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि लेव वाइगोत्स्की के द्वारा जब दिया गया जो सिद्धांत था भाषा विकास में, इनका जो योगदान था, उसमें पूछा जाता है कि स्कैफ फोल्डिंग क्या होता है। ठीक है, तो इसमें सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा कि ZPD क्या है, MKO क्या है, स्कैफ फोल्डिंग क्या होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, किसी भी कार्य को करना चाह रहा है और उस व्यक्ति को सही से वो कार्य समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ZPD का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि सहायता देने का क्षेत्र। जिस क्षेत्र में उस व्यक्ति को, उस बच्चे को सहायता मिलती है, उस क्षेत्र को ZPD के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर बच्चे को किसी भी चीज़ को लिखना नहीं आ रहा है, समझ लीजिए किसी खिलौने को बनाना नहीं आ रहा है, तो एक खिलौना बनाना ये जो क्षेत्र है, पॉट्स के द्वारा बर्तन कोई बना रहा है वो मिट्टी के द्वारा, या फिर कोई खिलौना खेलने के लिए बना रहा है, यानी कि कोई भी चीज़ें अगर वो मिट्टी के द्वारा बना रहा है तो वहाँ पे समझ लीजिए वो उसका सहायता देने का क्षेत्र हो गया। किस क्षेत्र में सहायता दी जा रही है वो आपका हो गया ZPD। इसके बाद है MKO, इसका मतलब है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि अनुभवी द्वारा सहायता। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे खिलौने बनाने का बहुत ही अनुभव रहा हो, वो व्यक्ति जिसके द्वारा सहायता दी जा रही है, उस अनुभवी व्यक्ति को MKO के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है स्कैफ फोल्डिंग, जिसे टेम्परोरी हेल्प कहा जाता है, यानी कि दी जाने वाली सहायता। जो वह व्यक्ति है अनुभवी, वो पूरी तरह से खिलौने बना कर उस बच्चे को नहीं दे देगा, बल्कि कुछ उसकी हेल्प करेगा, कुछ उसे जो है जो डिसाइड किया है बच्चे ने खिलौना बनाना, उसके बारे में कुछ उसे निर्देश देगा, कुछ उसे सहायता प्रोवाइड करता है। जितनी मात्रा में, जितना थोड़ा बहुत टेम्परोरी हेल्प बच्चे को मिल जाता है उस व्यक्ति के द्वारा, अनुभवी व्यक्ति के द्वारा, वो थोड़ी मात्रा में मिली हुई जो सहायता होती है उसे स्कैफ फोल्डिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ZPD, MKO, स्कैफ फोल्डिंग। ZPD है जिस क्षेत्र में सहायता दी जाती है, MKO जिस व्यक्ति के द्वारा सहायता दी जाती है, स्कैफ फोल्डिंग दी जाने वाली वो सहायता, जो थोड़ी सहायता उस बच्चे को दी जा रही है। इस प्रकार से जो है बच्चे का, व्यक्ति का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो होता है, इसका विकास बच्चे में होता है। बच्चे का जो विकास है सामाजिक और संस्कृतियों के बीच की अंतःक्रिया माना जाता है, और इसी बात को लेकर के ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट रूप से लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में दिया गया है। आसान भाषा में एक ट्रिक में देखिएगा इसको, MKO को पहले रखिए, स्कैफ फोल्डिंग और ZPD। MKO क्या है, MKO के द्वारा सहायता दी जा रही है, किसको दी जा रही है, ZPD को दी जा रही है, लेकिन क्या दी जा रही है, स्कैफ फोल्डिंग, यह सहायता है इन्हें देते हैं, किसको, ZPD को। MKO ZPD को स्कैफ फोल्डिंग दे रहा है, समझ में आया। MKO अनुभवी व्यक्ति है, इसके द्वारा जो सहायता दी जा रही है, MKO के द्वारा जो सहायता दी जा रही है, किसे दी जा रही, इन्हें देते हैं, ZPD को देते हैं। MKO के द्वारा ZPD को स्कैफ फोल्डिंग यानी कि कुछ टेम्परोरी हेल्प दी जा रही है। यही बातें लेव वाइगोत्स्की अपने सिद्धांत में बताए हुए हैं। इतना समझ में आया आप लोग को। थियरी बहुत लंबा नहीं पूछा जाएगा, यही पॉइंट टू पॉइंट आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। आई होप ये जो तीनों सिद्धांत हमने आज की क्लास में आपको बताया, आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कर दीजिएगा, और ये क्लास आपको कैसी लगी आप उसे फीडबैक जो है कमेंट में अवश्य दीजिएगा। किसी भी पॉइंट में कहीं पर भी समस्या हो तो वो भी आप उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।